Hello students, this is Naman Kumar Jha from Parth the Learning Hub. Dear students, आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ूंगा। हम लोग मिलके पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया है। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, आइए अब हम लोग उसके आगे के पार्ट को पढ़ते हैं। हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का विकास। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास होता है, अर्थात रिसोर्सेज का विकास। कह रहे हैं यहाँ पे कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। निश्चित रूप से रिसोर्सेज जो होता है वह मानव जीवन के लिए काफी उपयोगी होता है, साथ ही साथ जीवन की सुंदरता को भी बनाता है। ये जीवन के क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखता है। कौन? रिसोर्सेज। बिल्कुल, रिसोर्सेज यदि नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है हम लोगों का लाइफ जो है, जो आज हम लोग अच्छे ढंग से जी रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद का लाइन ये बताता है कि इट वॉज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता था, रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचर ने हमें रिसोर्सेज को एज अ गिफ्ट के रूप में फ्री में दिया है ना। एज अ रिजल्ट, और यही कारण है, इस विश्वास के कारण ही, एज अ रिजल्ट विश्वास के कारण ही, परिणाम स्वरूप ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंधाधुंध, बिना सोचे समझे। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब होता है बिना सोचे समझे, अंधाधुंध। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। मतलब हम लोगों ने क्या समझा कि नेचर जो है या हम लोगों को फ्री में गिफ्ट्स दिया है रिसोर्सेज को, और जिस कारण हम लोग इसको अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम इसके कारण क्रिएट हो गए हैं। हम लोग जो अंधाधुंध रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। बता रहे हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है कि रिसोर्सेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अर्थात ये जो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज जो हो रहा है ये कुछ लोगों के ग्रिड को ही सेटिस्फाई कर पा रहा है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोगों के ही ग्रिड को सेटिस्फाई कर पा रहा है ना, इंडिविजुअल्स तक ही सीमित हो जा रहा है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन मतलब होता है हास, यानी रिसोर्सेज का जो हास होता है वह कुछ ही लोगों के ग्रिड को पूरा कर पा रहा है, इंडिविजुअल तक ही सीमित रह जा रहा है। कहने का मतलब कि पूरे लोगों के पास ये नहीं पहुंच पा रहा है। उसके बाद क्या बता रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which in turn divided the society into two segments, that is have and have not, or rich and poor। बिल्कुल, भारत को ही लीजिए। भारत में बहुत कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है हेवी क्वांटिटी में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, स्वाभाविक है जिनके पास रिसोर्सेज है उनके प्रति इनका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। समाज जो है दो गुटों में बढ़ जाता है, दो खेमों में बढ़ जाता है। एक जिनके पास रिसोर्सेज है, एक खेमा ये हो जाता है, दूसरा जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। या कुल मिला के हम ये कहें कि अमीर और गरीब, ये दो सेगमेंट में सोसाइटी का डिवीजन हो जाता है ना। इसलिए रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना और सबके लिए होना काफी जरूरी है ना। थर्ड पॉइंट बता रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। बिल्कुल, हमने क्या देखा पहले पॉइंट में, क्या देखा कि ये कुछ ही लोगों तक सीमित हो जाता है, कुछ ही लोगों के लालच को पूरा कर पाता है। दूसरे पॉइंट में हमने क्या देखा कि यह समाज को दो भागों में बांटता है, अमीर और गरीब में, और एक जिनके पास रिसोर्सेज है वो, और दूसरा एक खेमा जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तीसरा टॉपिक ये बताता है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। यहाँ पूरे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को जन्म देता है। अंधाधुंध जब इस्तेमाल करेंगे हम लोग रिसोर्सेज का, तो निश्चित रूप से वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इकोलॉजी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस वातावरण में, इस इकोलॉजी में जो लोग भी रहते हैं, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, इस पर सबका बुरा असर पड़ता है ना। अब बुरा असर क्या क्या पड़ता है, तो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या क्या हो जाता है। तो इकोलॉजिकल क्राइसिस में आपका हो जाता है सच एज ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना,
ये भी एक इकोलॉजिकल क्राइसिस है। हम अंधाधुंध जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। डिप्लीशन मतलब ह्रास, कमी, ओजोन लेयर का खत्म होना, है ना। ओजोन लेयर में भी प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद बता रहा है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है, अर्थात हम जो वायु को ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो हमें स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना सोचे समझे। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो लैंड डिग्रेडेशन। बिल्कुल, रिसोर्सेज के अंधाधुंध इस्तेमाल करने से लैंड का भी ह्रास हो रहा है। डिग्रेडेशन मतलब कमी होना, खत्म होना, है ना। डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन भी यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद बता रहा है कि एन इनक्वायरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड, बता रहा है कि एन इंक्वायरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल, अपने जीवन को एक बेहतरीन ढंग से जीना है तो उसके लिए हमें सही ढंग से सबसे पहले रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना होगा। हमें पता करना होगा कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग को रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीज हम लोग को जानना जरूरी है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन में by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger। बिल्कुल, यदि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ समूह के द्वारा, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा यदि ये रिसोर्सेज को अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे कई सारे प्रॉब्लम कंटिन्यू हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। पहला, ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए क्या है, डेंजर हो सकता है। देयरफॉर, इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। बिल्कुल, इसलिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है कि रिसोर्सेज का प्लानिंग करना जरूरी है। स्वाभाविक है, मान लीजिए हमारे पॉकेट में कुछ रुपया है और मार्केट में जब हम उसको लेके जा रहे हैं और बिना सोचे समझे अंधाधुंध हम खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो पॉकेट में रुपया बच पाएगा? नहीं। ऐसा करना है कि अपने बजट के हिसाब से उस पैसे को खर्च करना है ताकि हमारे बजट पर भी प्रभाव न पड़े और हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए। बिल्कुल यही कंडीशन रिसोर्सेज के साथ भी लागू होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, रिसोर्सेज हमारे पास जो कुछ भी है, उसको एक बैलेंस में इस्तेमाल करना है ताकि उसको भविष्य के जनरेशन, हमारा जो कमिंग जनरेशन है, वो भी उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाए। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज कंपोनेंट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो काफी दिनों तक चले, हम तो इस्तेमाल करें ही, साथ ही साथ हमारे आने वाले जनरेशन भी इसका इस्तेमाल करें, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैंने सस्टेनेबल के बारे में बात किया, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के बारे में मैंने बात किया, उसी को यहाँ पे आगे बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है ना। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या है, आइए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। बता रहा है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। बिल्कुल वैसा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है यह एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो इन्वायरमेंट को बिना किसी डैमेज किए हुए, बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए हमारे लिए यूजफुल हो। डैमेज द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब ऐसा ना कि वर्तमान का डेवलपमेंट हो और फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा भी सोचा नहीं जाए, है ना। तो यह क्या बता रहा है कि कंप्रोमाइज विथ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ऐसा डेवलपमेंट जो हम तो इस्तेमाल करें ही, साथ ही साथ हमारे आने वाला फ्यूचर भी इस चीज का इस्तेमाल करें। इसको लेकर के पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक गंभीर डिस्कशन हुआ, काफी प्रोफाउंड डिस्कशन हुआ। जो पहला जो डिस्कशन था, जो खास करके फर्स्ट जो अर्थ समिट हुआ था, है ना, वो कब हुआ था? 1992 में, 1992 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? तो ब्राजील के राजधानी रियो डे जेनेरियो में हुआ था, है ना। कहां हुआ था? तो ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में हुआ था ना। बता रहा है इसमें कि मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। यहां पे मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहां पे आकर के जमा हुए थे जून 1992 में रियो डे जेनेरियो में, और उन्होंने इस चीज को डिस्कशन किया, है ना, कि द समिट, उसमें क्या डिस्कशन किया गया कि कन्वेंटेड द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये पर्यावरण को प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया? एक मीटिंग की गई कि भाई इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक स्टेप को अपनाएंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं?
प्रोवाइड मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर, पूरे वैश्विक लेवल पर, पूरे विश्व लेवल पर बता रहा है कि ये क्या क्या हो सकता था। तो इन्वायरमेंटल, इसमें डिसीजन लिया गया कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, एंड केवल एक कुछ जगहों तक सीमित नहीं था, कुछ स्तर तक सीमित नहीं था, ये जो था पूरे ग्लोबल लेवल पर था, है ना। करेक्ट। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस। जितने भी लोग वहां पे शामिल थे उन्होंने क्या किया, साइन किया। द असेंबल लीडर जो है उन्होंने क्या, किसी पे साइन किया, तो ग्लोबल ये डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर उन्होंने साइन किया। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो रहा था उस समय, उसको लेकर के लोगों ने साइन किया। उन लोग काफी कंसर्न थे, काफी जागरूक थे, काफी सतर्क थे। द रियो कंसेंट्रेशन इंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। उसी समय पूरे विश्व स्तर पर एक जंगल की नीति बनाई गई, फॉरेस्ट लॉज बनाए गए, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए गए, एंड एडॉप्टेड मतलब एक धारण किया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। ठीक है ना, क्या नाम था उसका, एजेंडा 21। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, आपके एग्जाम में भी आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एजेंडा 21 या व्हाट आर द मोटोज ऑफ एजेंडा 21। इसका एकमात्र मोटो था, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी टिल 21st सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी तक कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है हमें, है ना, पूरे ग्लोबल लेवल पे। आइए हम लोग जरा समझते हैं एजेंडा 21 है क्या। कह रहा है कि इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1982। ये क्या है, एक डिक्लेरेशन है। क्वेश्चन भी बनता है कि एक्सप्लेन या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एजेंडा 21, है ना। उसमें क्या बताया जा रहा है कि इट इज डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन, एक प्रस्तावना है, एक शपथ पत्र जैसा है, जिस पर साइन किया गया था बाय वर्ल्ड लीडर्स, सारे वर्ल्ड के लीडर के द्वारा। कब, 1992 में, एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, UNCED के द्वारा इसको मान्यता मिला था, विच टुक प्लेस इन रियो डे जेनेरियो, ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील में हुआ था ये। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका एकमात्र उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था कि इट्स एम्स एट ग्लोबल अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज। ये एक एजेंडा था जो इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो चुका था ना, उसको फिर से प्राप्त करने का। कई सारे प्रॉब्लम्स उस समय क्रिएट हो चले थे, जैसे पॉवर्टी था। पॉवर्टी मतलब तो समझते हैं आप लोग, गरीबी, डिजीज, बीमारी, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। लोगों ने क्या इसमें प्लान बनाया, जो हेड्स थे उसने क्या बनाया कि भाई किसी के भी कंट्री में इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग कोऑपरेट करके, एक दूसरे को मदद करके, ये प्रॉब्लम किसी एक कंट्री का नहीं होगा, पूरे विश्व का होगा, और सारे विश्व उस पर मिल करके फैसला लेंगे या कोई भी डिसीजन लेना होगा लेंगे। कह कि म्यूचुअल नीड्स, आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी करेंगे, एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, है ना। ऑन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट तो आप लोग समझते ही हैं, जिस तरह से भारत में थ्री लेयर के गवर्नमेंट है। फर्स्ट लेयर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड लेयर यानी स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड जो लेयर है वो आपका लोकल गवर्नमेंट है ना। निश्चित रूप से इस एजेंडा 21 में डिसाइड किया गया कि ये तो पूरे विश्व के लिए है ही, साथ ही साथ एक लोकल लेवल पर भी, लोकल गवर्नमेंट को भी एजेंडा 21 के बारे में अपना एक प्लानिंग बनाना होगा, ताकि इन्वायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसोर्सेज प्लानिंग। बिल्कुल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल भी दिया था पैसे का, पैसा को लेकर जब हम मार्केट में जाते हैं तो how we have to use that money, we have to decide first. If we will use that money indiscriminately, it means that it would be very disastrous for me and my family. बिल्कुल, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफी डिजास्टरस है। आइए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका रिसोर्सेज प्लानिंग, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर अ जुडिशियस यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल, एक सही ढंग से, एक न्यायपूर्ण ढंग से किसी भी चीज को इस्तेमाल करने का तरीका जो होता है वह प्लानिंग होता है।
है ना। और यहाँ पे प्लानिंग किस चीज से रिलेटेड है, आपको रिसोर्सेज से रिलेटेड है। आपको रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको प्लानिंग करना है, आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, आपको एक नियम बनाना है, एक तरीका बनाना है कि कैसे आपको रिसोर्सेज को यूज करना है ना। इट हैज इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री लाइक इंडिया, खास करके यहां भारत जैसे देशों में क्या बताया गया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए, तो रिसोर्स, किस चीज का, कौन चीज इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्सेज प्लानिंग। बता रहा है कि लाइक इंडिया हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी। आपको पता है कि इंडिया में कई डाइवर्सिटी है, इंडिया इज कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, आपको पता है, ये बात आपको जानकारी होगी ही। तो बता रहा है कि डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें भी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे हर तरह का रिसोर्सेज है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं भी है। या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज जो भी है, कुछ रिसोर्सेज किसी एक स्टेट में ज़्यादा है तो दूसरे स्टेट में कम है ना। तो आपको एग्जाम्पल भी मिलेगा, जैसे कि राजस्थान को लेकर चलिए तो वहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा है, वहाँ पे आपको सोलर एनर्जी को ज़्यादा ऑब्टेन किया जा सकता है, थर्मल एनर्जी को ज़्यादा ऑब्टेन किया जा सकता है, बट अदर स्टेट में इसका अभाव है। उसी तरह झारखंड को लीजिए तो झारखंड में आपका कोल काफ़ी मात्रा में मिलता है। क्या पूरे भारत के राज्यों में कोल मिलता है? नहीं। तो इसी को यहाँ पे डाइवर्सिटी के नाम से बताया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बता रहे हैं यहाँ पे कि देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफरेंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कह रहा है कि कुछ ऐसा रीजन होता है भारत में है, क्षेत्र, रीजन मतलब क्या होता है, क्षेत्र, जहां पे कुछ मात्रा में, कुछ ज्यादा मात्रा में कुछ रिसोर्सेज होते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो रिसोर्सेज की कमी किसी दूसरे स्टेट में भी होता है। कह रहा है कि देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। बिल्कुल, भारत का ऐसा बहुत ऐसा क्षेत्र है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद के अंदर, खुद के पास उसको इतना रिसोर्सेज है कि किसी दूसरे स्टेट पर उसको निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो रिसोर्सेज के लिए किसी दूसरे स्टेट पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड। आइए यहाँ पे झारखंड स्टेट के बारे में बताया गया है कि द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। क्या बता रहा है इसमें कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, ये जो है झारखंड हो गया, ये कुछ मिनरल्स में या कोल डिपॉजिट में काफी आगे है। अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश में काफी मात्रा में पानी है बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन जो उचित डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका अभाव है कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बता रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे कि उस तरह का साधन नहीं है ताकि उस वाटर को यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है बता रहा है कि द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोडेड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी। बिल्कुल, राजस्थान जो है आपका, यहाँ पे सोलर एनर्जी काफी मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद विंड एनर्जी काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसको यूज नहीं किया जा रहा है। बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। क्या वहां पे वाटर है? नहीं, वहां पे वाटर रिसोर्सेज कमी है। मैंने अभी क्या क्या बताया कि कोल और मिनरल्स के लिए प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। वहीं आपको वाटर अबाउंडेंस है कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में, जबकि ये वाटर का अभाव कहाँ पे मिलेगा, वो राजस्थान में मिलेगा। तो राजस्थान में किस चीज का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्सेज है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वो है आपका विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। लेकिन वहां पे अभाव किस चीज का है, तो वाटर रिसोर्सेज का अभाव है। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है कि द कोल्डर डेजर्ट लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, भारत की जो अदर कंट्री है वो उससे बिल्कुल कटा छटा है, अलग है। इट इज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेजेस। वहां पे काफी एक सांस्कृतिक विरासत है वहां पे, बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर। लेकिन वहां पे डेफिशिएंट मतलब पानी की मात्रा की बातें यहां पे बता रहा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, एक कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी वहां पे मिलते हैं आपको लद्दाख में। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसलिए हमें आवश्यकता है कि ये जो प्लानिंग हमारा होना चाहिए, रिसोर्सेज प्लानिंग जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए,
एक बेहतरीन ढंग से होना चाहिए, नेशनल लेवल पर होना चाहिए, स्टेट लेवल पर होना चाहिए और रीजनल लेवल पर होना चाहिए तथा लोकल लेवल पर भी होना चाहिए, ताकि रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अभी तो मैंने रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में बताया, ये टॉपिक जो था आपका रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में था। अब हम लोग इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग से रिलेटेड क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिसोर्सेज का प्लानिंग कर सकते हैं या सरकार का कैसे योजना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्सेज प्लानिंग जो होता है एक कॉम्प्लेक्स है, जटिल अवस्था है, जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स में ये बताया जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, कंट्री में जहां जहां भी रिसोर्सेज है उसको सबसे पहले आवश्यकता है आइडेंटिफाई करने का, उसको खोजने का, है ना। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, जिसको हम लोग सर्वे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे वर्क किए जा सकते हैं, सर्वे हो सकता है, मैपिंग हो सकता है एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी हो सकता है कि जो भी रिसोर्सेज जो हम लोग पता कर रहे हैं उसको वह किस क्वालिटी का है, और यदि क्वालिटी पता चल जाए तो कितने क्वांटिटी का है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद क्या बता रहा है, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है। यदि हमें सर्वे कर लिया, हमने मैपिंग कर लिया, हमें एस्टिमेट हो गया क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में किसी रिसोर्सेज के, तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अपनाएंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग। उस प्लानिंग में शामिल होना, स्ट्रक्चर को तैयार करना विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उचित और पर्याप्त टेक्नोलॉजी के साथ, है ना। स्किल एंड इंस्टीट्यूशन जरूरी है, स्वाभाविक बिना स्किल का तो कुछ संभव है नहीं। स्किल मतलब ह्यूमन बॉडी स्किल, ह्यूमन माइंड स्किल, जिसको हम कह सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन, एक संस्था की भी स्थापना करने की आवश्यकता है जहां पे इसको जमा किया जा सके, बनाने के बाद स्टोर किया जा सके। सेट फॉर द इंप्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, है ना, ताकि हम लोग रिसोर्सेज डेवलपमेंट के प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट है मैचिंग, थर्ड नंबर में बता रहा है कि मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, है ना। नेशनल डेवलपमेंट के प्लान के आधार पर हम लोग इसको मैच करेंगे कि भाई ये मैच कर रहा है कि नहीं, हमने जो नेशनल लेवल पे जो प्लानिंग बनाया है क्या उसके हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद बता रहा है कि अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने बताया कि रिसोर्सेज प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पहला कदम हमें क्या क्या करना है। अब इंडिया की बात करते हैं। India has made concentrated efforts for the achieving the goals of resources planning right from the first 5 years. बिल्कुल, फर्स्ट 5 ईयर कब शुरुआत हो गया था, 1951 से शुरुआत हुआ था, है ना। तो फर्स्ट 5 ईयर अर्थात पहली बार वहां उस समय इलेक्शन भी हुआ था 1951-52 में, तो उस समय से ही, है ना, आपकी प्लानिंग, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में ही इस बात की चर्चा की गई इंडिपेंडेंस के बाद कि भाई इंडिया के रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि सारे लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति किया जा सके। उसमें बताया गया था कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरीली कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। बिल्कुल, बट मेयरली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ correspondence changes in technology and sustainable may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included economically backward regions. है ना, भारत में बहुत सारा ऐसा रीजन है जहां पे रिसोर्सेज काफी मात्रा में है, लेकिन वो गरीब राज्य है, उसके पास उस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं है, उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण वो उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. बिल्कुल, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से वो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वह उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। On the contrary, there are some regions which have a poor resources base, but they are economically developed. बिल्कुल, दूसरी तरफ हम बात करें कि भारत में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पे कम मात्रा में रिसोर्सेज हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और उचित सूझबूझ के कारण वो आज डेवलप्ड स्टेट के नाम से पॉपुलर है, वो इकोनॉमिकली काफी डेवलप्ड है। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट, ये जो हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन तो आप लोग समझते ही हैं, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर अपना अधिकार कर ले, तो जो जिस पर अधिकार करता है वो कंट्री उसका कॉलोनी बन जाता है, अधिकार करने वाले कंट्री का।
जैसे ब्रिटिश भारत में आए थे और भारत को उन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया था, तो इस सिस्टम को हम लोग कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। बता रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स मतलब व्यक्त करना, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। बिल्कुल, हमारे भारत क्या कहा, पुराने जमाने में क्या कहा जाता था कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, और ये सोने की चिड़िया पूरे विदेशियों को भारत आने के लिए मजबूर किया, भारत में व्यापार करने के लिए मजबूर किया। यहाँ के अब सोने की चिड़िया कहने का मतलब है कि गोल्डन बर्ड नहीं है, चिड़िया नहीं है, यहाँ पे उतना प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज है जो इसको एक सोने की चिड़िया का रूप प्रदान करता है। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज। बिल्कुल, हमारे पास तो रिसोर्सेज था बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके कारण हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन जो भी विदेशी थे, उनके पास जो भी फॉरेनर थे, उनके पास उस तरह का टेक्नोलॉजी था, वो भारत में आए विथ ऑल देयर टेक्नोलॉजी एंड दे बिगैन टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। वे लोग भारत के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने लगे। हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी ओवर द कॉलोनीज। और जिसके कारण वो भारत में अपना सुपरमेसी को स्थापना किया, मतलब सुपर पावर बन गए भारत में। Therefore, resources can be contributed to develop only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। बिल्कुल, रिसोर्सेज तभी डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, कामयाब हो सकता है, जब हम लोग प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेक्नोलॉजी के माध्यम से और एक इंस्टीट्यूशन बना करके उसका इस्तेमाल करें, है ना। उसके बाद क्या बता रहा है कि इंडिया has experienced all this in different phases of colonization। इंडिया में जो अलग अलग फेज हुआ था कॉलोनाइजेशन का, उस समय अलग अलग तरह के रिसोर्सेज के यूज के बारे में समझा था। Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technological equality। इसलिए भारत में जो रिसोर्सेज है यहाँ केवल आपको बट ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ये केवल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ टेक्नोलॉजी भी आपके पास उस तरह का होना चाहिए। हाँ, ह्यूमन के पास उस तरह का माइंड भी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरे हिस्टोरियन एक्सपीरियंस को दोहराना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि पुराने जमाने में हमारे पास था, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए और उसका विदेशी आकर के इस्तेमाल किए। अब हमें क्या होने की आवश्यकता है, अलर्ट होने की आवश्यकता है, हमारे पास जो कुछ भी है उसको बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट। किसी भी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज काफी जरूरी है, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, जब हम बार बार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज का, है ना, तो ये कई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लीड्स टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये सोशियो इकोनॉमिक तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। इसलिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए, है ना, इस प्रॉब्लम को जीतने के लिए आपको क्या करना होगा, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल, हर लेवल पर। क्या बताया गया था रियो डी जेनेरियो के फर्स्ट अर्थ समिट में कि भाई जैसा सरकार है उस तरह का इस्तेमाल करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है रिसोर्सेज के यूज को लेकर के, चाहे वो फर्स्ट लेयर का हो, चाहे सेकंड लेयर का गवर्नमेंट हो या थर्ड लेयर का गवर्नमेंट हो, है ना। तो बता रहा कि दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स। ये खास करके लीडर्स और थिंकर्स को इस चीज पर सोचना है और लोगों को मोटिवेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को लेकर के वो काफी अलर्ट थे, है ना। उन्होंने क्या बताया कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। भारत में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हर लोगों की आवश्यकता की पूरी किया जा सकता है, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रेड।
लेकिन किसी के लालच यदि कोई कहे कि हम अपने लालच को पूरा करें, तो बिल्कुल लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए है, बट लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative natures of modern technology as the root cause of the resources depletion in the global level, at the global level. देखिए क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी what was the major problem which creates the depletion of resources? तो आपको यह क्या बता सकता है कि सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका सेल्फिश नेचर है और विध्वंसकारी प्रवृत्ति है ना, वो रूट है किस चीज का, कॉज का, वो द रूट कॉज फॉर द रिसोर्सेज डिप्लीशन, रिसोर्सेज के हास होने का मुख्य कारण है, मुख्य जड़ है। एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर भी इस चीज को उन्होंने बात कही है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज। बिल्कुल, मास प्रोडक्शन और मासेज एंड प्रोडक्शन बाय मासेज का अंतर मतलब है, मास प्रोडक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होना, है ना, और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होना, और यहां पे बता रहा है कि मासेज, प्रोडक्शन बाय मासेज मतलब कम संख्या में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। बिल्कुल, क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी जरूरी नहीं है। यहां पे बता रहा है कि मैग्नीट्यूड मासेज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो लैंड रिसोर्सेज होगा, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और वो जो नया टॉपिक होगा वो होगा लैंड रिसोर्सेज।